विद, ये है 5वां लेक्चर एटम्स चैप्टर का। और अभी तक जो सारी कहानी हो चुकी है वो मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर अंदर। सबसे पहले हमने ये कुछ शुरुआत की थी, एटम्स को समझने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। 1906-7 उसके आसपास का टाइम है। 1906-7 में पहली बार रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें वो क्या एक्सपेरिमेंट था, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी कहानी तुम लोग को पता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गए थे। तो रदरफोर्ड ने बोला कि भाई 99% ऑफ द स्पेस जो उसमें होती है वो खाली होती है, थोड़ी सी उसमें स्पेस होती है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड ने बोला कि ये जो न्यूक्लियस है बहुत ही डेंस है, बहुत छोटी जगह पे है। यस। और फिर उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये था उनका बेसिकली रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। पहली बार कोई इंसान थे, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1911 में पहली बार कोई इंसान थे जिन्होंने इस शब्द को इस्तेमाल किया था, न्यूक्लियस। वहां से एक रेवोल्यूशन हुआ था, हमें पता चला था कि न्यूक्लियस होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत कम जगह पे होता है। इन्होंने प्लम पुडिंग का जो मॉडल था जे जे थॉमसन, उसको गलत प्रूव किया। लेकिन इनके मॉडल पे भी कुछ सवाल उठाए गए। इनको पूछा गया कि अगर ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो जो हमारी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बोलते हैं, लेट मी जस्ट डिक्लाइन अ कॉल, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बोलते हैं कि जो एक चार्ज्ड पार्टिकल है जब वो मूव कर रहा होता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता रहता है। तो रदरफोर्ड को पूछा गया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, जब एनर्जी लूज कर रहा होगा तो ये ऑब्वियसली आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम ये न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, धीरे धीरे एनर्जी अगर कम होगी तो ये आ क्यों नहीं रहा है। रदरफोर्ड इस बात को नहीं समझा पाए, वहां उनका मॉडल फेल हो गया। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक दूसरी चीज बोली। उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। इसको भी बाद में गलत प्रूव किया गया। उनको पूछा गया कि अगर ये रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो एटम्स का एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ एनर्जी क्यों होता है, एटम्स का डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ वेवलेंथ क्यों होता है, एटम्स का डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों होता है। और ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो रदरफोर्ड नहीं आंसर कर पाए, और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से उनका मॉडल फेल हो गया। और इसको रेक्टिफाई करने के लिए 2 साल बाद 1911 में अल्फाज रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया। उसके 2 साल बाद नील बोहर नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना एक मॉडल दिया जिसको हम बोलते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में मोस्टली जो पॉइंट थे वो रदरफोर्ड के ही पॉइंट थे, लेकिन उनकी जो कुछ लिमिटेशंस थी उनको रेक्टिफाई करने के लिए बोहर्ड ने कुछ नए पोस्टुलेट्स दिए, कुछ नए पॉइंट्स दिए। सबसे पहला जो पॉइंट बोहर ने बोला, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व तो कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये बात तो सही है, लेकिन वो रैंडम किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहा, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसका एक फिक्स्ड जगह है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और ये जो अलग अलग फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं इनको हम बोलते हैं डिफरेंट एनर्जी शेल्स। उन्होंने इसको नाम दिया एनर्जी शेल्स, जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, KLMN, ये होते हैं ना एनर्जी शेल्स। इनकी एनर्जी अलग अलग होती है। जो सबसे पहले वाला के होता है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो उसके अगले वाला होता है एम, उसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो उसके बाद वाला होता है उसकी एनर्जी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को सबसे पहले बार हमें नील बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते, इनका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल, या फिर केमिस्ट्री में हम उसको बोलते हैं शेल। इनको भी वही प्रश्न पूछा गया। इनको पूछा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहा। इन्होंने अपने मॉडल में बोल दिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता है, वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती जब वो मूव करते हैं। तो इनको पूछा गया कि भाई मैक्सवेल साहब तो बोलते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि हर चार्ज्ड पार्टिकल चलते टाइम इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है, तो ये क्यों नहीं कर रहा। तो उसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इन्होंने सिंपली एक लाइन बोल दी कि भाई अगर तुम्हें मॉडल को समझना है, अगर तुम्हें एटम को समझना है, तो ये जो तुमने अपनी पुरानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना रखी है, इसको तुम्हें भूलना पड़ेगा, इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। एंड दिस इज इन अ नटशेल व्हाट बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक ऐसा पॉइंट दिया जिससे
हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। इलेक्ट्रॉन की हमें वेलोसिटी पता चल गई, इलेक्ट्रॉन का हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई, उसकी टोटल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और इससे हमें यह भी पता चल गया कि किसी भी शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा, और वो डिस्टेंस ये होगा जो हमने कल किया, रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर। मैं पूरे कैलकुलेशन में दोबारा नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी। इन अ नटशेल, रेडियस ऑफ nth shell of an atom is given by n square z square epsilon naught n square h square epsilon naught pi m z e square। और जब हमने इसकी कैलकुलेशन की थी तो ये क्या निकल के आ गया था, दिस वाज आल्सो इक्वल टू 0.529। यहाँ पे ये किस किस चीज की कैलकुलेशन है, h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e स्क्वायर कांस्टेंट है। वेरिएबल्स क्या क्या बच गए, n स्क्वायर और z, n स्क्वायर और z, और ये जो सारी वैल्यू आती है ये आती है एंगस्ट्रॉम में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ nth शेल ऑफ एनी एटम। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि लिथियम, लेट्स से लिथियम प्लस प्लस है कुछ, लिथियम का आयन है ये, लिथियम का जो तीसरा ऑर्बिट होगा उसकी उसका हमें डिस्टेंस बताना है न्यूक्लियस से, मतलब रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम हम कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाय, अब थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है तो यहाँ पे 3 स्क्वायर कर दूं, दिस शुड बी 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय atomic number of lithium is once again 3, 3 3 कट जाएगा, this should be equal to 0.529 multiplied by 3, which gives me approximately equal to 1.577 approximately, इतना ही आएगा ना, 1.577 angstrom is the radius of the third orbit of lithium atom। ठीक है जी। So this was given to us by Bohr। उन्होंने एक हमें बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया था, उन्होंने बोला था कि किसी भी ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उसका, mvr, mvr उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। इसमें साइन थीटा मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। सो mvr should be equal to an integral multiple of h by 2 pi। मतलब कि पहले एटम का, किसी भी एटम का अगर पहले शेल का रेडियस निकालना है तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ पहला शेल इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पहला शेल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसी फॉर्मूले को यूज करके और सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले को यूज करके हमने ये रेडियस निकाला है ऑफ nth शेल। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डन सो फार इन एटम्स। ये सारी कहानी हम कर चुके हैं। अब हम आज का चैप्टर इसके बाद शुरू करने जा रहे हैं। आज के चैप्टर में हम निकालेंगे कि किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, किसी ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। इस आर को मैं यहीं पे रख रहा हूं क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। ये वाला क्या टॉपिक था जो हमने कल किया, दिस टॉपिक वाज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का जो फॉर्मूला है वो ये निकल के आता है, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये जो सारे हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये बेसिकली टॉपिक्स नहीं, ये सारे सवाल हैं। ये सवाल उन लोगों के हैं जिन्होंने बोहर को पूछा कि अगर तुम्हारा मॉडल इतना ही अच्छा है, अगर तुम्हारा मॉडल काम करता है, तुम बोल रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स,
और तुम बोल रहे हो कि उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, तो बताओ इनकी एनर्जी क्या होती है। बताओ हाइड्रोजन का जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, इन अ नटशेल इलेक्ट्रॉन की स्पीड ही बता दो पहले कितनी होगी वहां पे, और उसका रेडियस कितना होगा न्यूक्लियस से। ये सारे वो जवाब हैं जो बोहर साहब हमको दे रहे हैं एक एक करके। सबसे पहला जो जवाब हमको बोहर ने दिया वो है कि nth शेल का किसी भी एटम के लिए रेडियस क्या होगा। अब दूसरा जवाब जो हमको बोहर देंगे और वो है कि nth शेल में किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने के लिए ये तो हमको दे ही रखा है बोहर ने कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इनटू रेडियस ऑफ nth शेल इज इक्वल टू n टाइम्स h बाय 2 पाई। इतना तो हमको बता ही रखा है, और रेडियस हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। इस रेडियस को यहां पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। दिस शुड गिव मी मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन multiplied by velocity of an electron in nth shell multiplied by radius of this nth shell, which is equal to n square h square epsilon naught divided by pi m z e square should be equal to n h by 2 pi. कुछ चीजें कट जानी चाहिए। यहाँ पे एक n और एक n, यहाँ पे एक h और यहाँ पे एक h, यहाँ का एक पाई और यहाँ का एक पाई। This is m and this is m. Now from this, velocity of an electron in nth shell should be equal to, ये z e square को ऊपर ले जाओ, मैं z e square ऊपर चला जाएगा, this would be z e square divided by, देखो यहाँ पे क्या क्या बच गया, 2 बच गया, n बच गया, h बच गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया, 2 n h epsilon naught z e square into 2 n h epsilon naught. अब इसको भी तुम देखो, मोस्ट ऑफ द टर्म्स यहाँ पे जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल E जो होगा, E की वैल्यूज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम ही होगी, किसी भी की हम कैलकुलेशन करें ये सेम वैल्यू आएगी। ये जो 2 है ये 2 भी सेम ही आएगा हर बार। जो h है ये h भी हर बार सेम आएगा। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकंड। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी हर बार सेम आएगा, 8.85 into 10 to the power minus 12। सो इसको हमने क्या किया, जो कांस्टेंट वाली टर्म्स थी उनको साइड में निकाल लिया, e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h into epsilon naught, इसको हमने अलग से लिख लिया। And you multiply this with z divided by n. You multiply this with z divided by n. और ये जो पूरा का पूरा फैक्टर हमारे पास निकल के आ गया, ये जो पूरा का पूरा फैक्टर हमारे पास निकल के आ गया, इसको जो अब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमको वैल्यू देता है 2.18। अब ये ट्रिक है, ठीक है, ये तुमको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व करके देख रखी है कि ये जो वैल्यू आती है दिस इज 2.18 into 10 raised to the power 6 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। लेकिन वेरिएबल तो लिखने पड़ेंगे, वेरिएबल्स आर z by n, और ये जो सारी की सारी हमारे पास वैल्यू आती है दिस इज इन SI यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड, and this is the velocity of an electron in the nth orbit of any atom. The velocity of an electron in the nth orbit of any atom. ठीक है, तो अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ हाइड्रोजन के
जो दूसरा शेल होगा, हाइड्रोजन का जो दूसरा शेल होगा, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन के दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 2.1 × 10⁻⁶, z की जगह में पुट कर दूंगा 1, n की जगह में पुट कर दूंगा 2, तो मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू 1.09 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। अगर तुम ध्यान से देखो, ये ना बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है ये। अगर हम लिथियम की बात करें, मान लो लिथियम के पहले शेल की मैं बात करूं, लिथियम का पहला शेल, लिथियम प्लस प्लस का पहला शेल, लिथियम का जो पहला शेल होगा वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितनी स्पीड से जा रहा होगा, 2.1 × 10⁻⁶ इनटू लिथियम का z कितना होगा, 3, पहले शेल मतलब n इज इक्वल टू 1, सो कितनी स्पीड से वो जा रहा होगा, 2.18 इनटू 3 विच इज इक्वल टू 6.18 threes are is 54, 36, 54, yes, 6.54 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। लिथियम एटम के पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी स्पीड से जा रहा है, तुम देख पा रहे हो कि ये स्पीड बहुत ज्यादा है। दिस स्पीड इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये इतनी ज्यादा स्पीड के साथ जा रहा है, इससे ये कंपेयर कर सकते हैं हम, इससे सिर्फ 100 का फैक्टर रह गया, 100 से भी कम का फैक्टर रह गया। सो क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी स्पीड है, तो इसलिए अब तुम्हें एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था पहली दूसरी क्लास में, चैप्टर नंबर 1, तो मैंने तुमको बोला था कि जो चार्ज्ड पार्टिकल होता है उसकी स्पीड के साथ चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास पे फर्क पड़ता है। Remember those things? Difference between a charge and a mass. मास भी किसी चीज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी किसी चीज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब कोई चीज मूव कर रही होती है तो उसका मास चेंज हो जाता है, अपरेंट मास उसका चेंज हो जाता है। एंड अपरेंट मास इज गिवन बाय रेस्ट मास डिवाइडेड बाय √1 माइनस इस ऑब्जेक्ट की स्पीड, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। अब तुम देखो, ये जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ये रेशियो आ रही है 1/100, 0.01, तो इसको जब हम माइनस करेंगे ये बन जाएगा 0.99। इसका अंडर रूट भी जो होगा वो एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मतलब कि जो इसका मास होगा, दिस मास विल चेंज बिकॉज ऑफ दिस स्पीड। लेकिन जो इसका चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, दिस चार्ज will not change because of the speed of the electron. Okay, please note this down. फिर इसके बाद हम देखेंगे potential energy, kinetic energy, total energy, इन सारी चीजों के formulas. Okay, next topic is, अब हम देखेंगे कि किसी भी शेल में किसी भी इलेक्ट्रॉन की kinetic energy कितनी होगी. So if I have to find the kinetic energy of electron in nth shell, kinetic energy of electron in nth shell, kinetic energy of electron in nth shell. I think actually में ये बहुत आसान है. I want you guys to do this by yourself. किसी भी shell में इलेक्ट्रॉन की kinetic energy क्या होगी? Kinetic energy in nth shell is given by half into mass of electron into velocity of electron in nth shell का whole square. एक बार पुट कर दो वैल्यूज, मेरे को आंसर बता दो कितना आंसर आ जाएगा. Just take a few minutes. Velocity को तुम पुट कर सकते हो z square divided by 2h epsilon naught n. Z square divided by 2h epsilon naught n. Z e square divided by 2h epsilon naught n. ये सारी चीजें तुमको याद नहीं रखनी है, इनके जो एंड में रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं वो तुमको याद रखना है. तुमने ये याद रखना है 2.1 × 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकंड. तुमको ये पूरा का पूरा याद नहीं रखना, तुमको ये याद रखना है रेडियस इज इक्वल टू 0.526 n square by z angstrom. So this should give me
1/2 into mass of electron into Z square divided by 2h epsilon naught n. ये होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth शेल. सिंपल इनफ, ये तो बड़ा आसान था, है ना. एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का. अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. फिर देखेंगे हम क्या हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशनशिप है या नहीं. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन, बाहर तो नहीं जा रहा, इन nth शेल. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth शेल. अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है Q और यहाँ पे कोई चार्ज है लेट्स से इलेक्ट्रॉन ही है. तो जो इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी K Q E बाय R. K Q E बाय R. ठीक है जी. तो देखते हैं यहाँ पे ये कितनी आ जाएगी K Q Q बाय R. So potential energy of an electron in nth shell would be equal to K, मतलब कि 1 by 4 pi epsilon naught multiplied by charge on the nucleus. Charge on the nucleus would be equal to atomic number times the charge on an electron. Or charge on an electron will be equal to multiplied by E divided by radius of the electron in the nth shell, the radius of the nth shell. और यहाँ पे this E has a negative sign, तो मतलब ये जो पूरी की पूरी potential energy होगी ये होगी negative. I hope it's all making sense. ये सारी चीजें हमने chapter number 1 और 2 में की थी. Potential energy होती क्या है? So this potential energy in the nth shell of an electron should be equal to, अब हम radius को put करेंगे. Radius हमारा क्या है? यहां से आएगा radius पूरा का पूरा. थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन बन जाएगी ये, तो हमें कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी पड़ेगी. सो पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू नेगेटिव, ऊपर है z e स्क्वायर और नीचे वी हैव 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय rn is equal to what? n square h square epsilon naught, n square h square epsilon naught multiplied by pi m z e square, pi m z e square, pi m z e square. All right, देखें क्या क्या करते हैं. n square h square epsilon pi m z e square. Whoa, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, किसी ने बताया नहीं मेरे को. दिस इज वेलोसिटी का स्क्वायर. ये तो वेलोसिटी आई है ना अभी, तो यहाँ पे ये अभी तक जो आया हमारे पास, दिस इज वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर. ये तो v है ना फिलहाल, हाफ m v. इसको पूरे के पूरे को स्क्वायर करना पड़ेगा ना. हाफ m v स्क्वायर. और है ना, सही है ना रिद्धिमा, सही है ना? Yes, sir. तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी पता चल गया था, पहले देख लिया था, दिख गया था क्या? सो कंफ्यूज हो गया. हाँ, तो ओके, ध्यान रखना, ठीक है. मैं गलती कर सकता हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीजें रट के नहीं आया, मैं जस्ट ड्राइव कर रहा हूँ तुम्हारे सामने. तो हम एंड में जस्ट क्रॉस चेक कर लेंगे बुक के साथ कि सारे फॉर्मूले सही निकल रहे हैं कि नहीं. बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट डिराइविंग देम रैंडमली. तो हो सकता है अभी तक जो पढ़ा है हमने सब गलत हो, ठीक है. तो जो भी कोई गलती होगी तुम्हें खुद निकालनी पड़ेगी. So kinetic energy of the nth shell should be equal to 1/2 mass of electron multiplied by, यहां पे आ जाएगा z square into e raised to the power
4 divided by 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n का स्क्वायर। कुछ नहीं कट रहा है, यहां पे कुछ भी नहीं कट रहा, कोई भी टर्म सेम नहीं है, बस ये 4 इंटू 2 को मैं लिख देता हूं 8। दिस इज 8। ठीक है, तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी इन द nth शेल। ये वाला फॉर्मूला यहां से नहीं, ये वाला फॉर्मूला हमें यहां से उठाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ऊपर वाले को सर्कल हटा देते हैं इसका। So kinetic energy of an electron in the nth shell is me z square e4 by 8 h square epsilon naught square n square। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई गलती नहीं की हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जेड कितना होता है? न्यूक्लियस पे चार्ज। ई कितना? नेगेटिव ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। तो जेड स्क्वायर तो ऊपर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस क्या है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। देखें एक बार कितना आ गया, बहुत कुछ बड़ा सा आ जाएगा ये। ऊपर का देखते हैं पहले। ओके, कुछ कट तो नहीं रहा अभी फिलहाल? पाई कट रहा है ना? पाई पाई, सिर्फ पाई कट रहा है। यस, सिर्फ पाई कट रहा है और नहीं कुछ कट रहा। तो ये बन गया नेगेटिव जेड स्क्वायर जेड जेड, और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन e raised to the power 4 divided by 4 epsilon naught n square h square epsilon naught। okay, z square m e4 4 epsilon naught, hey epsilon naught और epsilon naught, epsilon naught का स्क्वायर बन जाएगा ना ये। उठा दूं यहां से एक epsilon naught उठा रहा हूं, यहां से बन जाएगा epsilon naught का स्क्वायर n स्क्वायर और h स्क्वायर। और ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन द nth shell। potential energy of the particle in the nth shell। लेकिन I don't want you to remember all these formulas, but I want you to see a pattern in this। क्या हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी टर्म्स कॉमन है? ये ऊपर देखो क्या है, जेड स्क्वायर ई फोर एम ई, जेड स्क्वायर ई फोर एम ई। नीचे का देखते क्या है, नीचे क्या है? ये 8 को छोड़ देते हैं, नीचे क्या है? एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर। मतलब कि ऑलमोस्ट सारी टर्म्स सेम है, सिर्फ ये नंबर डिफरेंट आ रहा है, सिर्फ ये नंबर डिफरेंट आ रहा है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी निकल के आई है, इसके साथ कंपेयर करते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, ताकि नीचे 8 बन जाए। मेरे को यहाँ पे 8 चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी से ये कितना कम है। तो पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू -2 को मैं अगर बाहर निकाल लूं, -2 को बाहर निकाल दूं, ये वाला नेगेटिव बाहर निकाल लिया, वो वाला 2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया? जेड स्क्वायर एम ई इंटू ई फोर डिवाइडेड बाय 8, 4 into 2 is 8, epsilon naught का स्क्वायर n स्क्वायर into h स्क्वायर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी is equal to -2 times kinetic energy। Potential energy of an electron is -2 times the kinetic energy of the electron। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये पूरा का पूरा फॉर्मूला।
और यहीं से हमारी अगली चीज निकल के आएगी कि उस इलेक्ट्रॉन की nth शेल में टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं पुट कर दूं -2 ke, सो -2 ke प्लस ke should give me -ke, और नेगेटिव के क्या है? के तो ये सारी कहानी है, इसके साथ अगर मैं एक नेगेटिव सिंबल लगा दूं तो मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव के, मतलब कि टोटल एनर्जी। दैट मींस दिस इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, और उसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी me(z²e4) me(z²e4) डिवाइडेड बाय, ये शायद तुम्हें ना दिखाई दे, 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा मेरे को। दिस इज me(z²e4) me(z²e4) डिवाइडेड बाय 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। ये आ गई टोटल एनर्जी। लेकिन जो तुमको मेन चीज याद रखनी है, वो तुमको याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमने अभी अभी निकाला टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का, ये रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। एक और निकाल लें, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन निकाल लें, कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन। सो यहां से काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, यहां से काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 is equal to total energy, or you can say potential energy is equal to 2 times total energy. सारा ये मैथमेटिक्स था, इसमें फिजिक्स कहीं भी नहीं आई। एक अच्छी चीज क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से, जूम की वजह से, ये जो सारी हम कहानी पढ़ रहे हैं, ये वीडियोस तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए अवेलेबल रहेंगी। तो जब भी तुम इसको रिवाइज करोगे तो तुम्हें ये पूरी की पूरी कहानी, लाइक मैं तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाऊंगा एक बार दोबारा से। तो अगर जब भी तुम्हें ये कैलकुलेशन करनी हुई और अगर तुम्हें कुछ लगा कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, सो यू कैन रिवाइज दिस वंस अगेन, जब भी तुम इस वीडियो को बाद में कभी देखोगे अपने एग्जाम्स के टाइम। एक बार नोट कर लो इसको, इसकी डेरिवेशन तुमसे पूछी जा सकती है 11th 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशंस में, लेकिन नीट में, IIT JEE में कभी ये सब पूछा नहीं जाएगा। लेकिन नीट IIT JEE के लिए तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, ये 3-4 चीजें, और तुम्हें रेडियस का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बड़े वाला नहीं, छोटे वाला, 0.5 to 6 एंगस्ट्रॉम वाला फॉर्मूला, और तुम्हें वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 2.18 × 10⁶ Z by n मीटर पर सेकेंड। जस्ट टेक योर ओन स्वीट टाइम, इसको लिख लो। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा लंबा ब्रेक लेते हैं, 4-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इफ पॉसिबल ट्राई टू डू दिस बाय योरसेल्फ, अपने आप ड्राइव कर लो। I'll meet you after 5 minutes. इसको अगर तुम खुद ड्राइव कर सकते हो ये सारी कहानी, just try to do this all by yourself. फिर हम उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। Alright, take your time now. और अब हम करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लीज नोट दिस डाउन। An electron was revolving in the third shell of a hydrogen atom. एक इलेक्ट्रॉन था, it was revolving in the third shell of hydrogen atom. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था हाइड्रोजन एटम के थर्ड शेल में। उसके बाद इसने क्या किया? It emitted a photon. It emitted a photon, मतलब यहां पे रिवॉल्व करते करते इसने एक फोटोन को एमिट कर दिया। सिनेरियो समझते हैं एक बार। ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये उसका पहला ऑर्बिट, ये है उसका दूसरा ऑर्बिट, ये है उसका तीसरा ऑर्बिट। तो जो पहले ऑर्बिट की एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी
थोड़ी सी और ज्यादा होगी, तो ये बहुत ज्यादा वाली एनर्जी में घूम रहा था इलेक्ट्रॉन हमारा, मतलब कि काफी ज्यादा एनर्जी थी इस इलेक्ट्रॉन के पास। फिर इसने क्या काम कर दिया, इसको लगा कि भाई मेरे पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, हम तो देखो थर्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो इसने यहां से एक फोटोन को एमिट कर दिया, और फोटोन को एमिट करके क्या होगा, अब छोटे शेल में चला जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी ना भाई के पास, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी, तो अब ये किसी ऐसे शेल में जाएगा जहां पे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कम एनर्जी वाले शेल्स कौन से, थर्ड पे तो ये घूम ही रहा है, चौथा पांचवा जो इसके बाद जो शेल्स होंगे वो तो ज्यादा एनर्जी के होंगे। तो फोटोन को एमिट करने के बाद या तो ये दूसरे शेल में चला जाएगा या फिर ये पहले शेल में चला जाएगा। और मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कि ये थर्ड शेल में घूम रहा था, इसने एक फोटोन को एमिट किया, और फोटोन को एमिट करके ये तीसरे से पहले शेल में जंप मार के चला गया ये इलेक्ट्रॉन। द क्वेश्चन इज फाइंड the wavelength of the photon emitted। जो फोटोन एमिट किया इसने, उसकी वेवलेंथ तुमको निकालनी है। अगर मैं इंग्लिश में तुमको ये पढ़ के सुनाऊं तो ये क्वेश्चन है, an electron was revolving in the third shell of a hydrogen atom. It emitted a photon and dropped down to first shell. Find the wavelength of this photon। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड शेल में घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, वहां से एक फोटोन को रिलीज करके छोटे वाले शेल में आ गया पहले वाले में। बताओ ये जो फोटोन इसने रिलीज किया है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी। एनीबॉडी वांट्स टू गिव अ ट्राई? कोई मेरे को कॉन्सेप्ट समझा सकता है रिद्धिमा कि कैसे करेंगे इसको, कुछ आइडिया है? एनीवन, ट्विंकल, यशवी, कुछ प्लान है दिमाग में किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको? ओके, एक चीज देखते हैं, जो सबसे पहला वाला शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। मान लो इसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लेते हैं, ठीक है, बहुत कम एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो दूसरा वाला शेल है उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो उससे अगले वाला शेल है उसकी एनर्जी थोड़ी और ज्यादा होती है, मान लो थोड़ी और ज्यादा, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अलग अलग तरह की एनर्जी होती है इनके पास। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तीसरे शेल में, मतलब इसके पास कितनी एनर्जी होगी, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी होगी। फिर इसने एक फोटोन को एमिट कर दिया और जंप मार के चला गया पहले शेल में, मतलब इसकी एनर्जी 9 से 2 बन गई। तो ये जो फोटोन को इसने एमिट किया, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So energy of the photon is 7 electron volt, and you know this energy is equals to hc by lambda, where h is the Planck's constant, c is the speed of light। ये दोनों चीजें तुमको पता है, ये एनर्जी भी पता है, यहां से तुम लैम्डा बड़े आसानी से निकाल लोगे। लेकिन ये तो हमने सिंपल सिंपल एग्जांपल्स ले ली, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन असली में तो ऐसा नहीं होता। असली में क्या वैल्यूज होती है इनकी, सबसे पहले वाले शेल की होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे वाले शेल की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे वाले शेल की होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो थर्ड शेल में रिवॉल्व कर रहा था, मतलब कि उसके पास कितनी एनर्जी थी थर्ड शेल में, एनर्जी इन थर्ड शेल वाज इक्वल टू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जंप मार के कहां चला गया, पहले में। एनर्जी इन द फर्स्ट इज -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई एम सॉरी, -13 वैसे ये 5 होती है, वैसे ये 6 होता है, लेकिन मैं इसको -13.5 ही ले रहा हूं क्योंकि ये 0.5 अपना कट जाएगा, मैं इसको काटने में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। तो पहले शेल में एनर्जी उसकी हो जाएगी -13.5, अभी उसके पास कितनी है, -1.5। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस विल बी इक्वल टू -1.5 -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी होगी जो एमिट किया फोटोन को उसकी, मतलब कि energy of the photon emitted is equal to energy of this electron in
third shell minus energy of the electron of first shell. This should be equal to third shell में negative 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस पहले शेल की कितनी है negative 13.5, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा negative 1.5, नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, सो ये बन गया 13.5 minus 1.5 which gives me 12 electron volt. So 12 electron volt is the energy of the photon emitted. That means 12 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 is equal to hc by lambda. 6.626 into 10 raised to the power minus 34 into 3 into 10 raised to the power 8 divided by lambda. चलो जी काटना स्टार्ट करें, ये 3 और ये 4. टुडुन टुडुन टुडुन, क्या करूं, इसको 2 पे काटते हैं सिंपली, ये बन गया 2, ये बन गया 3.313. ठीक है, ये ऊपर है, ठीक है, मैंने वैसे ही नीचे लिख दिया, ये ऊपर ही है, ऊपर ही लिखता हूँ, इसको कंफ्यूजन हो जाता हूँ. 3.313. ओके 3.3 ये 1.6, 16 into 2 is 32, 1.6 3.3, इसको मैं काट के लिख दे रहा हूँ 2, और ये 2 और ये 2 आपस में कट गया, बेसिकली सब कुछ कट गया, सिर्फ ये 10 की पावर्स रहेगी. सो मैं लैम्डा इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 34 और 8 minus 26, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 raised to the power 19 भी ऐड होगा ना इसमें, 10 raised to the power 19. So this should be giving me 10 raised to the power minus 7 meters. 10 raised to the power minus 7 मीटर. अब तुम देख लो इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में करना है, उसमें करना है, किसी में भी कर सकते हो इसको. अच्छा होगा एंगस्ट्रॉम में कर लो, जो वेवलेंथ होती है उसको हम एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, दिस शुड गिव यू 1000 एंगस्ट्रॉम. ऑलराइट, 1000 angstrom will be the wavelength of the photon emitted by an electron from the third shell when it jumps to the first shell. ठीक है, please give me a thumbs up, all of you. सही था ये एकदम? Yes, sir. All right, perfect. चलो जी, तो ये थे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस बोहर्स एटॉमिक मॉडल को लेके, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद दिस इज लिमिटेशंस. तो जिस तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, उसी तरीके से बोहर के मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस थी. और जो सबसे पहली लिमिटेशंस थी बोहर के मॉडल की, तुमको सुन के थोड़ा ऐसा लगेगा कि मजाक हो गया तुम्हारे साथ. लिमिटेशंस. So limitations of Bohr's atomic model, and the first limitation of Bohr's atomic model was, अभी तक हम बहुत खुश हैं, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई किसी भी एटम के किसी भी शेल का रेडियस अब हम पता कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आ गया. किसी भी एटम के किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन एक्चुअली में ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, this is only applicable to hydrogen and hydrogen like atoms. हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स. अब ये हाइड्रोजन लाइक क्या है? हाइड्रोजन लाइक समझते हैं. एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है? किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 होता है? बेरिलियम. बेरिलियम, राइट. तो बेरिलियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. इसको अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज दे दें तो इसके पास बच जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये बन गया इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो अब ये हाइड्रोजन जैसा लग रहा है, मतलब कि या तो हाइड्रोजन हो, या फिर बेरिलियम प्लस हो, या फिर लिथियम प्लस प्लस हो,
या फिर बोरोन प्लस 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 हो। बोरोन का एटॉमिक नंबर 4 होता है ना? व्हाट्स द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन? नो सर। कितना होता है? 5 होता है इसका। यस सर। और 4 किसका होता है? बेरिलियम। बेरिलियम। 2 किसका होता है? हीलियम। हीलियम। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? हीलियम। मतलब कि हीलियम को अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज दे दूं तो ये बन जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर को केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। वैसे तो फिजिक्स भी नहीं आती मेरे को ढंग से, लेकिन केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन। तो मतलब कि ये सारे उस तरीके के एटम्स और आयंस हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू सच काइंड ऑफ एटम्स। हम अब तुमको लग रहा होगा कि साला ये क्या मजाक चल रहा है, ये मतलब कि मतलब एटॉमिक मॉडल इतना बड़ा दे दिया तुमने और ये एप्लीकेबल किसके? पूरे गिनती के 2-3 एटम्स के ऊपर। लेकिन ये ऐसा ही है, ये दुनिया ऐसी ही चलती है, क्योंकि ये जो एटम है, तुम्हें एक बात बता दूं मैं, एटॉमिक मॉडल ऑफ बोहर के बाद, बोहर ने जब हमको एटॉमिक मॉडल दिया उसके बाद कोई भी अभी तक कोई एटॉमिक मॉडल नहीं आया। मतलब लेटेस्ट जो है वो इसी को हमने एक्सेप्ट कर रखा है। और ये जो एटॉमिक मॉडल है तुमने देख ही लिया है, ये 2-3 एटम्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो उसके बाद अभी तक कोई भी बंदा एटम के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया है। द ओनली रीजन बीइंग, भाई एटम बहुत छोटा है। अभी हमारे पास बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई, तुमने देखा पिछले कुछ 10-20 साल में कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी बंदा एटम के बारे में ढंग से कुछ बता नहीं पाया। बिकॉज हमने देखा ही था गोल्ड फॉयल का जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस कितना होता है? 6 फर्मी। 6 फर्मी का मतलब है 6 × 10⁻⁻⁻15 मीटर्स। इस छोटे साइज के एटम को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जो हमारे पास लेटेस्ट अभी एटम का मॉडल है, तो वो ये वाला मॉडल है बोहर का। लेकिन ये भी गलती है। गलत क्या? तुम बोल सकते हो कि लिमिटेड है। अभी तक हम उतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए हैं कि हम एटम के अंदर जाके सब कुछ देख लें। हम कुछ गैसवर्क्स कर रहे हैं कि भाई इसमें क्वार्क्स हैं, एंटी क्वार्क्स हैं, 2e/3 प्लस e/3, वो सारी चीजें हैं वो। लेकिन सारे काइंड ऑफ तुम ये बोल लो कि हमने तुक्के मार रखे हैं। और दुनिया को इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें एटम के अंदर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, तुम्हारे लिए ये डोमेन खुला है। अगर तुम इंजीनियरिंग के बाद थोड़ी रिसर्च करना चाहते हो, यू कैन गो इनटू दिस, यू कैन गो इनटू फिजिक्स एंड यू कैन फाइंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एन एटम। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें अगर लगता है कि तुम ढूंढ सकते हो तो तुम भी जाके इसको देख सकते हो। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। इसकी जरूरत किस तरीके से है? क्योंकि अगर हमें एटम के अंदर पता चल जाए कि ठीक ठीक क्या हो रहा है, तो फिर हम एटम को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने देखा ये पिछले कुछ सालों से बहुत लोग नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे श्री अब्दुल कलाम जी, वो बहुत बात करते थे। वो बोलते थे कि 2020 तक, अभी पार हो गया 2020, वो बोलते थे कि जब 2020 आएगी तो क्या होगा, जो तुम्हारी सर्जरी होती है ना, अब मान लो मेरे लिवर में कुछ हो गया, तो मेरे लिवर को ठीक करने का तरीका क्या है? एक डॉक्टर आएगा, मेरे को एनेस्थीसिया दे देगा, फिर उसके बाद मेरे को काट देगा, मेरा पूरा पेट काट देगा। वो यहाँ से ऐसे पूरा फाड़ देंगे, अंदर से लिवर निकाल लेंगे, देखेंगे अच्छा लिवर में ये वाली इन्फेक्शन है, उसको बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद मेरे को वैसे स्टिच कर देंगे, और स्टिच करके मेरा एनेस्थीसिया उतर जाएगा, फिर बोलेंगे जाओ बेटा घर जाओ। लेकिन जब मैं घर आके देखूंगा, आई विल हैव दिस बिग कट इन माई बॉडी, और वो कट इतना सेफ नहीं है। हम बोल तो देते हैं कि ठीक है तुमने सर्जरी करा ली, लेकिन एक बार जब शरीर खुल गया ना, तो भाई वो वाली परफॉर्मेंस नहीं वो दे पाता जिस तरीके से जो उसकी नेचुरल परफॉर्मेंस होती है। तो इसी को ठीक करने के लिए लोग आजकल भाग रहे हैं बड़ा नैनो टेक्नोलॉजी के पीछे। तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने हमको बोला था कि भाई 2020 तक क्या होता अगर वो जिंदा होते, शायद इस चीज को कर देते। बहुत ही माननीय और बहुत ही वाइज साइंटिस्ट थे वो। तो वो बोलते थे कि 2020 तक मैं एक ऐसा रोबोट बना दूंगा जो कि इंसान के अंदर जाएगा। मान लो मेरे लिवर में इंफेक्शन होगी, तो जरूरी नहीं है कि मेरे को यहाँ से अपना पेट काटना पड़े,
वो बोले मैं तुम्हारी जीप पे एक रोबोट रखूंगा, रोबोट को मैं प्रोग्राम कर दूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मैं कंप्यूटर का एक कोड चलाऊंगा, तुम्हारी जीप पे बिठा दूंगा रोबोट को, वहां से जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा रोबोट धीरे 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 तुम्हारे अंदर चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें बेहोश नहीं करना पड़ेगा, तुम चाहे जिंदा ही बैठे रहो, तुम ऐसे कुर्सी पे बैठे रहो, वो रोबोट तुम्हारे अंदर चला जाए, क्योंकि बहुत छोटा है भाई, छोटा है ना। मान लो एक चावल का दाना डाल दूं मैं तुम्हारे मुंह में, तुम्हें कुछ दर्द ही नहीं महसूस होगा, तुम्हारी विंड पाइप से, तुम्हारी फूड पाइप से सीधा का सीधा वो निकल जाएगा, कुछ रियलाइज नहीं होगा ना। इसी तरीके से वो बोले कि इस तरीके से एक रोबोट अंदर जाएगा और सर्जरी करके बाहर आ जाएगा। लेकिन ये जो सारे क्लेम्स लोग कर रहे हैं, आजकल चीजें ना बहुत छोटी हो गया, तुमने देखा होगा, सब कुछ ही छोटा हो गया, लोगों ने रोबोट बना दिए बड़े बड़े, मतलब उनके डेली जो हाउस होल्ड चोर्स हैं वो रोबोट्स कर रहे हैं। आजकल एमआई का छोटा सा पोचा भी आ गया भाई, द मॉपिंग थिंग, उसको देखा तुमने, कि तुम उसको प्रोग्राम करके नीचे रख दो और उसका बटन दबा दो, तुम्हारे पूरे फ्लोर पे वो पोछा लगा के वापस आ जाता है। वो कुछ इतना सा है, वो चूहे जितना होता है वो। हम्म। ये चीजें छोटी 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 कैसे होती जा रही हैं। अगर ये अब्दुल कलाम का सपना हमको सच करने की भाई अंदर एक रोबोट जाएगा और हमारी सर्जरी करके वापस आ जाएगा, इसका मतलब हमें पता करना पड़ेगा कि छोटे लेवल पे चीजें कैसे काम करती हैं। जो लोग इतना कॉन्फिडेंटली, जो साइंटिस्ट इतना कॉन्फिडेंटली आजकल क्लेम कर रहे हैं कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी आएगी आएगी आएगी, वो क्यों इतना क्लेम कर पा रहे हैं? क्योंकि वो रोज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट में जाके देखते हैं कि भाई हमने छोटी चीज का पता कर लिया। अभी तक देखो मेरे को इसके बारे में पूरा पता है, ठीक है, मेरे आसपास कोई चीज है, इसके बारे में मेरे को काफी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मेरा माउस खराब हो गया तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से खोल लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर से, अंदर जाके मैं वायरिंग वायरिंग ठीक कर देता हूँ, ये ठीक हो जाता है माउस मेरा। लेकिन अगर बहुत ही बुनियादी बेसिक लेवल पे, इसके एटॉमिक लेवल पे कुछ ना कुछ खराब हो गया, उसको मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसा पेचकस ही नहीं है जिससे मैं एटम को खोल के बैठ जाऊं। इसीलिए वो लोग इसकी स्टडी करना चाह रहे हैं कि अगर हमें एटॉमिक लेवल पे, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हमें चीजों के बारे में पता चल गया कि वो कैसे काम करती हैं, देन आई कैन यूज इट टू माई ओन वेल बींग। मैं अपनी बहुत सारी चीजों को करने के लिए एटम को इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन अब हम उतने छोटे एटम को नहीं यूज कर पाते। सो दिस इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एटम के बारे में और कुछ चीजें पता लगनी चाहिए। अगर पता लग जाएंगी तो हम दुनिया को बहुत सही दिशा में लेके जा सकते हैं। और अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, यू कैन टेक दिस अप एंड यू कैन फाइंड हाउ एन एटम लुक्स लाइक। लेकिन अभी तक जो लोगों को पता चला है वो इतना पता चला है जो बोहर ने हमको बताया, और ये कुछ खास नहीं है। ये वाली चीज किसी किताब में नहीं लिखी होती, बट दिस इज हाउ इट इज। इससे अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियाई। अब तुम सोच के देखो, न्यूक्लियाई हम पढ़ तो लेंगे, हम जेई का एग्जाम भी दे देंगे, वहां पे हमारे नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन वंस अगेन हमें न्यूक्लियस के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। अबे साला, जब एटम के बारे में नहीं पता, देखो न्यूक्लियस इतना सा है फर्मी में, एटम इतना बड़ा है, उससे 1 लाख गुना बड़ा, अभी तक एटम के बारे में कुछ नहीं पता चला, तो न्यूक्लियस के बारे में क्या ही बताएंगे हम। काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। हमने लेकिन कुछ तुक्के मार रखे हैं कि भाई इसमें क्वार्क्स होते हैं, E/3 चार्ज होता है उसका, और एक एंटी क्वार्क होता है, -2 E/3 चार्ज होता है उसका। लेकिन ऑल दीज आर गेस वर्क्स, किसी किताब में नहीं होगा, बट दिस इज हाउ इट इज। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन। अब वापस आते हैं तुम्हारे एकेडमिक्स पे, जो चीज तुमको पेपर में लिख के आनी पड़ेगी, जिसके तुमको नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये सारी जो मैंने कहानी सुनाई, इसको पेपर में मत लिख के आना। सो पहली चीज है कि ये जो एप्लीकेबल था, सिर्फ एटम जो थे वो हाइड्रोजन जैसे जो दिखते थे, सिर्फ उन एटम्स पे ही एप्लीकेबल था। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, दिस वाज नॉट इन सिंक विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तुमने केमिस्ट्री में एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल आएगा, PAL या LE वाला? आई थिंक यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल, LE वाला ना? ओके, दिस इज LE। तो ये PL होता है, वो अपना स्कूल वाला प्रिंसिपल है ना। ऑलराइट, सो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ ये वाला जो हमारा लॉ था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं समझा पाया, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने क्या बोला हमको, हाइजेनबर्ग ने हमको ऑलरेडी प्रूव कर रखा था कि भाई एक टाइम पे तुम किसी भी ऑब्जेक्ट की
दो चीजें साइमल्टेनियसली पूरा इकट्ठे करेक्टली नहीं बता सकते, और वो दो चीजें क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। मोमेंटम, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम, तुम दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली नहीं बता सकते। तुम बता सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है किसी टाइम पे, करेक्टली बता सकते हो, पिन पॉइंट करके बता सकते हो। ये उन चीजों की बात हो रही है जो मूव कर रहे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। तुम किसी की पोजीशन को बता सकते हो एक समय पे, पूरा एक्यूरेटली बता सकते हो, और तुम किसी चीज के मोमेंटम को भी बता सकते हो, पूरा एक्यूरेटली बता सकते हो। लेकिन तुम किसी चीज की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली नहीं बता सकते। ये था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन हमारे बोहर साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ ही बता दिया। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है? एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। आर का फॉर्मूला निकाल के दे दिया हमको। फिर उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी स्पीड कितनी होगी? v। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमको पता है, स्पीड का फॉर्मूला उन्होंने दे दिया। बेसिकली हमने एक्यूरेटली उसका मोमेंटम भी डिफाइन कर दिया। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ इकट्ठे इकट्ठे दोनों चीजें एक्यूरेटली डिफाइन करती। और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अब तक प्रूव हो चुका था, वो बोलता था कि भाई पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीजें इकट्ठी कभी भी नहीं प्रूव हो सकती, एक्यूरेटली नहीं बताई जा सकती। एंड दिस वाज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओकी डोकी, दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। हमने अभी तक जो इस चैप्टर में किया है एटम्स में, सबसे पहले हमने किया रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस, फिर उसकी लिमिटेशंस, फिर उनको ठीक करने के लिए हमारे पास एक मॉडल आया जिसको हमने बोला बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फिर हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए और फिर हमने उसकी कुछ लिमिटेशंस देखी। इसके बाद शायद मेरे हिसाब से या तो एक क्लास और लगेगी या फिर दो क्लासेस और लगेंगी। इसके बाद हमको पढ़ना है एनर्जी स्पेक्ट्रा। ये जिसकी बात कर रहे थे ना कि पहले शेल में इतनी एनर्जी, दूसरे शेल में इतनी एनर्जी, तीसरे में इतनी एनर्जी, इसका कुछ स्पेक्ट्रा बनता है। उस स्पेक्ट्रा के बारे में हम पढ़ेंगे इससे अगली क्लास में। दिस वुड बी प्रोबेबली द लास्ट क्लास ऑफ एटम्स और the second last class of atoms. All right, girls, that was all from my side for this class. मुझे इतने patience से आप लोगों ने सुना, thank you very much. अगर कुछ doubts, questions कुछ भी हुआ, you can always WhatsApp me, message me, anything. All right. Thank you very much for joining today. I'll see you next time.